मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी। जितना छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता रहा, दोज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द 10th क्लासेस नाउ बी रेडी। आपको पुनः मैं 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय से, साइंस विषय से इस बार ऊर्जा के स्रोत से संबंधित पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 भागों में मैं इसको समाप्त करूंगा और इस लाजवाब बेहतरीन रोचक अंदाज में मैं इसको समाप्त करूंगा। आप इसको 2 बार सुन लो, 80% अंक ना आवे मैं अपना मोच काट करके फेंक दूंगा। और इसके पहले मैं आपको फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब पर आप नए हो तो आप ये जान लो कि मैं हंस मजाक, हंस विनोद के अंदाज में गंभीर से गंभीर विषय को पढ़ाना पसंद करता हूं। आपको हंस विनोद पसंद ना हो भैया, आप अनसब्सक्राइब कर दो, आप मेरे वीडियो को मत देखो। लेकिन जिसको गंभीर से गंभीर बात हंस विनोद के अंदाज में पढ़ना पसंद हो, जानना पसंद हो, सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, बिना पैसा बिना अठन्नी दिए हुए। इसको सबसे पहले तू एकरा सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त यार के बतावा। अब हम शुरुआत करत बानी बिना लाग लपेट के। ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर को जो पढ़ाया जाता है वो कई एंगल से पढ़ाया जाता है। ये चैप्टर आपको आयस से लेकर के और आपके 10th स्तर तक में सभी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा मनुष्य के जीवन में हर जगह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सिर्फ अंतर इतना ही कि आप यदि आयस की तैयारी के लिए जाते हैं तो वहां थोड़ा गहराई में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और 10th में आते हैं तो उसमें आपको सामान्य वे से अध्ययन करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको 10th के स्तर का जानकारी दे रहा हूं। ऊर्जा कहते किसको है? जिससे किसी कार्य करने की एक इंपावरमेंट मिलता है। जैसे शरीर भी एक ऊर्जा पे काम करती है। आप भोजन क्यों करते हैं? भोजन इससे आपको शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन करना बंद कर दीजिए, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और व्यक्ति मर भी जाएगा। तो ऊर्जा की जरूरत, अब जैसे बिजली है, जैसे आप रेल देखिए, गाड़ी देखिए, टीवी देखिए, कंप्यूटर देखिए, आप जो भी चीज का इस्तेमाल कर सब जगह ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कहीं विद्युत ऊर्जा, कहीं रासायनिक ऊर्जा, कहीं स्थितिज ऊर्जा, इन सब की इस्तेमाल करना। अब तोहार के एगो आश्चर्य लागी, हम एगो विद्यार्थी से जब पूछले बाटा कि जब एगो विद्यार्थी से ये पूछलिए कि अरे तोरा आजकल बड़ा स्फूर्ति बुझाए छो, आखिर शरीर में कहां से ऊर्जा आयलो? Whenever I am asked कि फ्रॉम वेयर यू फाइंड द एनर्जी, तो हमको जवाब क्या दिया? तोहार का आश्चर्य लग जाए। वो हमरा कहले बाटा कि हमने बीबीसी के इस्तेमाल करता नहीं। हमने कहा कौन बीबीसी? कहा बुद्धिवर्धक चूर्ण। हमने कहा मर जाएगा। अरे बुद्धिवर्धक चूर्ण तंबाकू तुम खाता है? 10th का लड़का तंबाकू खाए वो तो समाप्त हो गया, उसका जो हुआ नशा का शिकार, गुजरा उसका घर परिवार। कुछ मजदूर ऐसे थे जो खेत में काम कर रहे थे। हमने कहा तुम बड़ा तेजी से काम कर रहे हो। कहा कि हम जो है शराब पिए हुए। हमने कहा इसका लंग्स खराब हो जाएगा। लेकिन वो ऊर्जा जो मिलती है वो भोजन से मिलती है शरीर के। अब यहां चलिए आप कि जितनी भी आपने देखा, बिजली हो, रेल हो, विद्युतीय उपकरण हो, सबके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा और शरीर जो के लिए ऊर्जा चाहिए उसको पेशीय ऊर्जा कहते हैं। जो पेशी इसमें कि उसको ये ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि भोजन से उसको प्राप्त होती है। इसके बाद आप चले आइए वाहन दौड़ाने के लिए इसमें रासायनिक ऊर्जा हुआ या और भी ऊर्जा हुआ, यांत्रिक ऊर्जा हुआ, इन सारे का एक मेल से प्राप्त होता है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि ऊर्जा जो प्रयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति, उसका स्रोत क्या है, वो कितना दिन तक हमको मिलता रहेगा, इन सब बातों पर बड़ा महत्वपूर्ण रूप से गौर कर लेना उचित होगा। अब यहां पर देखते हैं कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत किसको माना जाएगा? उत्तम ऊर्जा का स्रोत उसको माना जाएगा जो पहले प्रदूषण कम करता हो, जो जल्दी समाप्त न होने वाला हो, और इसका कि वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। 5वां, वो सस्ता हो तो और अच्छा। ये उत्तम ऊर्जा के स्रोत के गुण है। अब ये जिसमें प्राप्त हो जाए। इसके बाद यदि ऊर्जा 2 तरह के ये होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, एक है नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको हम दूसरा कहते हैं अनवीकरणीय, जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, दोबारा नहीं उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोयला हुआ, जैसे कि आप डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, या आप जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं, तो कच्चा तेल हुआ, कोयला हुआ, इसका उत्पादन आप सीमित समय के लिए कर सकते हैं, एक समय होगा समाप्त हो जाएगा। और आश्चर्य लगा ये करोड़ों वर्ष में बन करके तैयार होती है, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीव के अंश से बनने वाला ईंधन, वो जीवाश्म ईंधन
100 वर्ष हो, 200 वर्ष हो, 300 वर्ष हो, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो फिर ऊर्जा का दूसरा विकल्प नहीं तैयार होगा, तो मनुष्य के लिए अस्तित्व के लिए रक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त हो जाए, उस पर उसको संरक्षित रखना है। अब यहां पर देखते हैं कि जिसमें ऐसे एनर्जी, जैसे आप ले लीजिए जलावन को जलाना, पेट्रोल का दहन करना, डीजल का दहन करना, इन सब में जो आप देखते हो उसमें प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री देखिएगा चलेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का अधिक होने के कारण अम्लीय वर्षा भी हो जाती है। अम्लीय वर्षा होती है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के जीव जंतु से लेकर के और वहां की उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो ये ऊर्जा का स्रोत तत्काल तो भले आपका काम निकाल दे, लेकिन दूरगामी इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन में महत्वपूर्ण है कोयला। कोयला से विद्युत का भी उत्पादन करते हैं, जिसको ताप विद्युत केंद्र कहते हैं। कोयला से पहले तो रेलगाड़ी भी चलाई जाती थी। तो विद्युत का जो उत्पादन करते हैं, जिसको कहते हैं तापीय विद्युत, ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सबसे ज्यादा तो ये से तापीय विद्युत से ही प्राप्त होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसमें क्या किया जाता है कि कोयला को पहले कम ऑक्सीजन में उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद भाप स्टीम तैयार किया जाता है, और स्टीम तैयार करने के बाद फिर उसको उस स्टीम के पावर से टरबाइन चलाया जाता है, और टरबाइन चलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यहां पर भी चूंकि कोयला का काम होता है कि प्रदूषण तो ज्यादा फैलाएगा, लेकिन चूंकि ये पहले से काम होता है, लेकिन अब अलग अलग तरह के ऊर्जा के स्रोत भी खोजे जा रहे हैं, क्योंकि कोयला की सीमित भंडार है, कोयला का और भी उपयोग है, और कोयला प्रदूषण भी फैलाता है। तो इसलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ऊर्जा के स्रोत में, जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, वो है जलीय या जल से इसको हम कह सकते हैं। तो दूसरा है वो है जल विद्युत संयंत्र, जो जल से प्राप्त होता है। तो जल से प्राप्त होता है। इस जल में क्या किया जाता है कि जैसे नदी है, ऊपर से आ रही है, पहाड़ से आ रही है, आवेग ज्यादा होता है नदी में, उसकी जब जल का बहाव होता है तो उसमें पावर बहुत ज्यादा होता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। देखिएगा बड़ी तेजी से, आप बाढ़ में ही तो देख लीजिए कि जब पानी निकलता है कितना आवेग से निकलता है। तो उसके लिए पहाड़ी क्षेत्र हो या ऊंचाई के क्षेत्र पर बांध बना लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज ए डैम, लाइक यू हैव लिस्टेड द नेम ऑफ द सरदार सरोवर डैम, रंजीत सागर डैम। देयर आर मेनी डैम्स इन इंडिया। तो उस डैम में पानी को संरक्षित कर लिया जाता है, जल को संरक्षित कर लिया जाता है। और जल में एक बात है कि बरसात के समय उसमें जल स्वतः संरक्षित हो जाती है, इसलिए जल का आना और जाना लगा रहता है। इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा में ही मानते हैं। और उस जल को ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन क्या होता है? विशाल पंखी, बहुत बड़ा पंखा। वो पंखा जब नाचने लगता है तो उस स्थिति में विद्युत उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन होता है क्योंकि टरबाइन नाचने की स्थिति में उसमें यांत्रिक गतिविधि चले आती है। फिर उसमें अलग अलग थोड़ा सा और भी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, और तब उसका जलीय विद्युत संयंत्र काम करता है। लेकिन तापीय विद्युत संयंत्र भारत में सबसे ज्यादा अभी दे रहा है विद्युत ऊर्जा, और जलीय विद्युत संयंत्र भी, ये भी अब अच्छे मात्रा में ऊर्जा दे रहा है, अच्छे मात्रा में। लेकिन ये नवीकरणीय में इसको हम रखेंगे, ये कहीं आपको तापीय विद्युत से ये बेहतर इस मामले में नवीकरणीय है। इसके बाद लेकिन इसमें समस्या क्या है कि विशाल बांध परियोजना बनाई जाती है तो उसमें पुनर्स्थापन की समस्या होती है। मान लीजिए किसान का खेत है या कोई गांव बसा हुआ है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ही ले लीजिए, वहां पर हजारों गांव को विस्थापित होना पड़ा, जिसके कारण विस्थापन की समस्या आई, भ्रष्टाचार की समस्या आई, लोग कहने लगे कि नहीं ये कामयाब नहीं है। इसके बाद कुछ ऐसे भी भूवैज्ञानिक है जिनका ये कहना है कि विशाल बांध बनाने से भूकंप ज्यादा आता है। ये सत्य है या गलत है, ये तो अलग विवाद का विषय है। लेकिन इसमें कि पुनर्वास की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बार बार ये कोर्ट में चला जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करना पड़ता है। और बांध परियोजना इसमें कि चूंकि ये खेती, हालांकि बांध परियोजना से और भी उपयोगिता ली जा सकती, सिर्फ विद्युत के लिए नहीं, ये पर्यटन में भी काम कर सकता है, मत्स्य उत्पादन में भी उत्पादन में काम कर सकता है। इसका
और भी उपयोग किया जा सकता है, सिंचाई में काम किया जा सकता है, बाढ़ नियंत्रण में काम किया जा सकता है, लेकिन चूंकि विशाल बांध बनाने में बहुत बड़ा क्षेत्र डूब क्षेत्र में चला आता है। ये अब एक और महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जैव बायोमास। क्या है ये? प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए या 10th ले लीजिए, प्राय पूछता है। ये जैव या बायोमास किसको कहते हैं कि जैव मात्रा से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ये जैसे कि जीव जंतु हुआ या पेड़ पौधे हुआ, उनके अवशिष्ट से कुछ ऐसा ऊर्जा निकाल लिया जाए तो ये महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। तो ये ऐसा ईंधन जो कि पादप कहते हैं पेड़ पौधा या जंतु के उत्पाद से बनता हो, तो उसको हम लोग जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। अब जैसे चारकोल का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। चारकोल क्या है कि लकड़ी जलाते हो तो उसमें धुआं बहुत ज्यादा होता है, हीट भी उतना नहीं मिलता है। लेकिन यदि लकड़ी को आंशिक रूप से हम ऑक्सीजन की कमी में जलाए, ऑक्सीजन को बिल्कुल कम कर दे और तब जलाए, उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर इसके बाद जो प्राप्त होता है वो जली हुई, वो चारकोल कहलाता है। चारकोल को यदि जलाइएगा तो उसमें न धुआं होगा लंबे समय तक, और उसमें कोई आग की धधक भी नहीं होती है, और वो लंबे समय तक जलते रहता है, अच्छा हीट भी देता है। तो चारकोल इसका कह सकते हैं औद्योगिक उत्पादन भी किया जाता है, लेकिन ये मूलतः लकड़ी का ही है। कच्चा लकड़ी को जलाइएगा तो उसका चूंकि प्रदूषण को खराब करता है, धुआं होता है, राख होता है, लेकिन इसमें आपको ये सब समस्याएं नहीं के बराबर। इसके बाद देखते हैं कि बायोमास में चले आइए कि बहुत लोग गाय भैंस भी पालते हैं, बहुत लोग उसका जैसे आप गोईठा देखे हुए, गोईठा तो एक अलग ढंग से काम करता है, जिसको गोईठा कहते हैं या उपला भी कहते हैं। देखिएगा किसान लोग उसको दीवार में चिपका करके, या किसान की पत्नी दीवार में चिपका करके या मजदूर से चिपका करके सूख जाता है, तो वो भी ऊर्जा का अच्छा काम करता है। लेकिन यदि जैव हम कह सकते हैं, बायोमास का एक और है जिसको गोबर गैस के नाम से जाने जाते हुए, ये एक बड़ा सा इस तरह का एक कह सकते हैं कि इस तरह का एक बहुत बड़ा सा ये बना लिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, गोबर डाल दिया जाता है, और गोबर डालने के बाद उसमें पानी भी डाल दिया जाता है। पानी डालने के बाद उसको पेस्ट बना लिया जाता है, जिसको सलरी कहते हैं, और वो पेस्ट बना लिया जाता है, और फिर उसको एक ढक्कन से, ताकि ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहां, और उसको डिकम्पोज किया जाता है। कुछ उसमें ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद उस प्रोसेस में एक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा नहीं बल्कि एक गैस मुक्त होती है जो मीथेन गैस है। उसमें मीथेन है, इसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन मीथेन गैस वो अत्यंत उपयोगी गैस होती है और जलने में उसी की भूमिका होती है। फिर इसमें क्या करता है कि पाइप के माध्यम से यहां पर जो है एक और भी एक आवरण बनाया जाता है जो डिकम्पोज करता है, और पाइप के माध्यम से फिर इसको जहां भी ले जाना है इसको ले जाया जाता है। तो ये, लेकिन इसमें क्या है, गोबर गैस से ऊर्जा लंबे समय तक नहीं प्राप्त हो पाती है, और गोबर गैस का ऊर्जा ये इसकी उष्मीय मान हम लोग कहेंगे, उष्मीय गुणांक कहेंगे, वो सर्वोत्तम नहीं। लेकिन फिर भी जो हम फेंक देंगे या गोबर कहीं हटा देंगे तो उसकी उपयोगिता तो चली आती है। और गोबर गैस का जो उत्पाद निकलता है बाद में, जिसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, वो भी अत्यंत उपयोगी है। उसका खाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसको निकाल करके खाद में इस्तेमाल कर लिया जाए तो जैव ऊर्जा भी प्राप्त, गोबर गैस के रूप में प्राप्त, जिससे हम ईंधन का रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी उससे ट्यूबलाइट भी जला लिया जाता है, मरकरी भी जला लिया जाता है, तो और खाना भी बना लिया जाता है। तो ये अत्यंत उपयोगी जैव मात्रा में, और उससे जो अवशिष्ट बच गया उसका खेत में उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको प्रथम भाग बतलाया है, और एक चीज और कि आप दूसरे भाग को भी पूरी तरह से सुनेंगे, और आपको यहाँ पर कभी कभी लाइट चला देगा। वो चूंकि ट्यूब का दिशा एक अलग है, इसके कारण थोड़ा लाइट आपको बाधाएं करेगी, जिसको मैं बाद में सुधार दूंगा। बाद में मैं सही ढंग का आपको जो है आपका स्टूडियो ये सब तैयार कर लूंगा। अभी तो तत्काल मैं शुरुआत के फेज में हूं, लेकिन फिर भी यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम तो हार के कहवा भैया कि एकरा तू सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन मित्र दोस्त यार के बतावा। बहुत जल्दी हम तोहार के दोसर का वीडियो में मिली।